सोचिए, भारत की जो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, करोड़ों साल पुरानी, उसे काटने की बात चल रही है। सुनने में ही बहुत अजीब लगता है। है ना? जैसे कोई अपनी सबसे पुरानी विरासत को ही मिटाने पर तुला हो। हम बात कर रहे हैं अरावली की। सवाल यह है कि भाई ये हो क्यों रहा है, और इसका असर क्या होगा? हाँ, और इसका असर दिल्ली से लेकर हिमालय तक, मतलब एक तरह का डोमिनो इफेक्ट कैसे शुरू कर सकता है। आज हम इसी से जुड़े कुछ दिलचस्प स्रोतों की गहराई में उतरेंगे। बिल्कुल। आज की हमारी पड़ताल भूगोल, पर्यावरण और यहाँ तक कि संवैधानिक कानून के एक बहुत ही अनोखे संगम पर आधारित है। जो दस्तावेज हमने देखे वो साफ दिखाते हैं कि कैसे एक स्थानीय स्तर पर लिया गया फैसला पूरे देश के मौसम पर, नदियों पर और करोड़ों लोगों की जिंदगी पर असर डाल सकता है। और इस पूरी बहस के केंद्र में है स्थानीय समुदायों के अधिकार। सही कहा। चलिए तो फिर भूगोल से ही शुरू करते हैं। इन कागजात में एक बड़ी दिलचस्प मिसाल दी गई है। हाँ, वो बाहुबली वाली। हाँ, कि मानसून की हवाओं को रोकने के लिए पहाड़ों को कैसे खड़ा होना चाहिए। बताया गया है कि ये ठीक वैसा ही है जैसे फिल्म में कटप्पा वो दरवाजा लेकर सामने खड़ा हो जाता है। ये मिसाल एकदम सटीक बैठती है। वैसे हिमालय ठीक यही करता है। वो मानसून की हवाओं के रास्ते में मतलब सीधा कटप्पा की तरह खड़ा हो जाता है। अच्छा। उनसे टकराता है और फिर उत्तर भारत में जबरदस्त बारिश कराता है। लेकिन अरावली की बनावट अलग है। वो हवाओं के सामने नहीं बल्कि उनके समानांतर, मतलब उनके साथ साथ चलता है। अच्छा, तो मतलब हिमालय तो एक दीवार की तरह है और अरावली हवाओं के साथ साथ भाग रहा है तो उन्हें रोक ही नहीं पाता। बिल्कुल। अब समझ आया कि राजस्थान में इतनी कम बारिश क्यों होती है। मानसून की हवाएं उसके ऊपर से बस गुजर जाती हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि अरावली किसी काम का नहीं है? नहीं, यही पर तो बात सबसे दिलचस्प हो जाती है। राजस्थान में बारिश न करा पाने के बावजूद अरावली एक बहुत बहुत जरूरी काम करता है। क्या? जो रिसर्च हमने देखी वो इसे मानसून के लिए एक स्पीड ब्रेकर कहते हैं। स्पीड ब्रेकर? हाँ, ये उन मानसूनी हवाओं की रफ्तार को धीमा कर देता है जो आगे बढ़कर उत्तराखंड की तरफ जाती हैं। मतलब उनकी जो उग्रता है उसे ये नियंत्रित करता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और बात सिर्फ स्पीड ब्रेकर तक ही नहीं है। मुझे पढ़ते हुए जो सबसे हैरान करने वाली बात लगी वो ये थी कि अरावली दिल्ली के लिए एक अदृश्य दीवार की तरह भी काम करता है। बिल्कुल, एक प्राकृतिक कवच समझिए। इसके 3 बड़े फायदे हैं जो अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। पहला, ये थार मरुस्थल से उड़ने वाली धूल और रेत को दिल्ली एनसीआर तक पहुंचने से रोकता है। दूसरा, ये थार के मरुस्थल को और पूरब की तरफ फैलने से रोकता है, जैसे उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश की ओर। और तीसरा, जो शायद सबसे ज्यादा चिंताजनक है, ये उस धूल को हिमालय के ग्लेशियरों पर जमने से रोकता है। ये तो एक तरह से हमारे शरीर की ढाल जैसा है। अगर ये इतना ही जरूरी है तो इसे हटाने या काटने की बात ही क्यों चल रही है? स्रोत इस पर क्या कहते हैं? यहीं पर कहानी का सबसे चिंताजनक पहलू सामने आता है। जो दस्तावेज हमने देखे वो एक ऐसे विधेयक का जिक्र करते हैं जो कहता है कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को काटा जा सकता है, खनन के लिए या निर्माण के लिए। 100 मीटर सुनने में तो बहुत ज्यादा नहीं लगता, शायद एक 30-32 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई। तो इसमें इतनी बड़ी समस्या क्या है? समस्या संख्या में नहीं, प्रतिशत में छिपी है। अरावली, जैसा आपने कहा, दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से है। हाँ। करोड़ों सालों के अपरदन से, मतलब हवा पानी की मार से, इसकी ऊंचाई काफी घट गई है। आज की तारीख में जो आंकड़े सामने आते हैं वो चौंकाने वाले हैं। अरावली की 93% पहाड़ियां 100 मीटर से कम ऊंची हैं। 1 मिनट, 93%? जी हाँ, 93%। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये कानून अरावली को बचाने के लिए नहीं बल्कि उसे लगभग पूरा खत्म करने का एक कानूनी रास्ता बना रहा है। बिल्कुल। ये तो वाकई में डरावना है। लेकिन सवाल वही है, ऐसा क्यों? इससे फायदा किसे होगा? देखिए, स्रोत सीधे तौर पर किसी एक संस्था का नाम नहीं लेते, लेकिन इशारा साफ है। ऐसे फैसलों के पीछे अक्सर शक्तिशाली खनन लॉबी होती है, रियल एस्टेट डेवलपर्स होते हैं, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। हाँ, उनके लिए ये पहाड़ियां सिर्फ पत्थर और जमीन है जिनसे खरबों का मुनाफा कमाया जा सकता है। उन्हें ये एक पारिस्थितिक ढाल के रूप में नहीं दिखाई देती। और अगर ये ढाल हट गई तो इसके नतीजे क्या होंगे? यहाँ पर कहानी एक साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगने लगती है। हाँ, और ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। सबसे पहला और सीधा असर पड़ेगा उत्तराखंड पर। अच्छा। वो स्पीड ब्रेकर जिसके बारे में हमने बात की वो नहीं रहेगा। मॉनसून की हवाएं अपनी पूरी नमी और ताकत के साथ बिना किसी रुकावट के सीधे हिमालय की तलहटी से टकराएंगी। तो इससे
बादल फटने और बिल्कुल, बादल फटने और भयानक बाढ़ आने का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। 2013 में केदारनाथ की जो तबाही हुई थी, वैसी घटनाएं और भी आम हो सकती हैं। और दिल्ली का क्या होगा? वो दीवार जो रेगिस्तान को रोक रही थी, वो दीवार गिर जाएगी। स्रोत एक बहुत ही डरावनी तस्वीर पेश करते हैं। उनके शब्दों में दिल्ली बालू का कटोरा बन जाएगी। बालू का कटोरा। हाँ, थार के रेगिस्तान से उड़ने वाली रेत और धूल भरी आंधियां बिना किसी रोक टोक के सीधे दिल्ली और आसपास के इलाकों में पहुंचेंगी। इसका असल जिंदगी में लोगों पर क्या असर पड़ेगा? मतलब हम सिर्फ धूल की बात कर रहे हैं या कुछ और भी? हम यहाँ सिर्फ धूल भरी आंधी की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं हवा की गुणवत्ता के स्थायी रूप से खराब होने की। सांस की बीमारियां जैसे अस्थमा और बढ़ जाएंगी। खेती की जमीन पर रेत की परत जम जाएगी, जिससे वो बंजर हो सकती है। ये एक पूरे इकोसिस्टम का पतन है। और ये चेन रिएक्शन यहीं नहीं रुकता। तीसरा और शायद सबसे विनाशकारी असर हिमालय पर होगा। ये रेत सिर्फ दिल्ली में नहीं रुकेगी। नहीं, ये और आगे बढ़कर हिमालय के ग्लेशियरों पर जम जाएगी। अच्छा। बिल्कुल। अभी ग्लेशियरों पर सफेद बर्फ होती है, जो सूरज की ज्यादातर रोशनी को एक शीशे की तरह वापस अंतरिक्ष में भेज देती है। इसे अल्बेडो इफेक्ट कहते हैं। हाँ, सुना है। इसी वजह से ग्लेशियर धीरे धीरे पिघलते हैं, लेकिन जब उन पर रेत की गहरी परत जम जाएगी तो वो गर्मी को सोखने लगेगी, जैसे गरम बालू। बिल्कुल। स्रोत में एक बहुत सरल उदाहरण दिया गया है। जैसे सड़क किनारे मूंगफली भूनने वाले गरम बालू का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो बहुत तेजी से गर्मी सोखता है और उसे बनाए रखता है। और वही गरम बालू ग्लेशियरों को तेजी से पिघलाएगा। तो एक फैसला जो राजस्थान में लिया गया, वो हिमाचल के ग्लेशियरों को पिघला देगा। और फिर उस पानी का क्या होगा? वो सारा पानी अचानक गंगा और यमुना जैसी विशाल नदियों में पहुंचेगा। इससे नदियों में पानी का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ जाएगा। नतीजा? बाढ़। बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में विनाशकारी बाढ़। ये दिखाता है कि हमारा पर्यावरण एक दूसरे से कितना गहरा जुड़ा हुआ है। अरावली का कटना सिर्फ राजस्थान या दिल्ली की समस्या नहीं है, ये बिहार में बाढ़ का कारण बन सकता है। ये सब सुनकर सवाल उठता है कि ये सब कानूनी तौर पर कैसे मुमकिन हो पा रहा है? क्या हमारे संविधान में ऐसी संवेदनशील जगहों को बचाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है? है, और यहीं पर कहानी का दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक अरावली के साथ ये सब इसलिए हो पा रहा है क्योंकि ये क्षेत्र संविधान की अनुसूची 6 के अंतर्गत नहीं आता। अनुसूची 6, शेड्यूल 6, ये क्या है? मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सुना। ये एक बहुत ही शक्तिशाली संवैधानिक प्रावधान है। इसे मूल रूप से पूर्वोत्तर के कुछ राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो आदिवासी क्षेत्र हैं, उनके लिए बनाया गया था। इन क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधन जैसे जंगल और खनिज तो भरपूर थे, लेकिन ये आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे और वहां की आबादी भी कम थी। अच्छा। तो स्थानीय समुदायों को डर था कि बड़ी कंपनियां बाहर से आकर उनके संसाधनों का अंधाधुंध शोषण करेंगी और संसद में उनकी संख्या कम होने की वजह से उनकी आवाज सुनी नहीं जाएगी। एक मिनट, मतलब ये एक तरह का सुरक्षा कवच था। लेकिन ये काम कैसे करता है? अनुसूची 6 के तहत इन क्षेत्रों में स्वायत्त जिला परिषदें, मतलब ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाई जाती हैं। ओके। इन परिषदों को जमीन, जंगल, पानी और खनिजों से जुड़े मामलों पर फैसले लेने का लगभग पूरा अधिकार होता है। किसी भी कंपनी को अगर वहां खनन करना है या कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगाना है तो उसे पहले इन स्थानीय परिषदों से मंजूरी लेनी पड़ती है। रुके, मतलब संसद में पास हुआ कोई कानून भी वहां सीधे लागू नहीं हो सकता जब तक स्थानीय परिषद न चाहे। ये तो बहुत बड़ी शक्ति है। बिल्कुल, और यही इसका उद्देश्य था, स्थानीय संस्कृति और पर्यावरण को भारी दबाव से बचाना। इसी वजह से पूर्वोत्तर के जंगल और संसाधन आज भी देश के बाकी हिस्सों की तुलना में काफी हद तक सुरक्षित है, क्योंकि नियंत्रण स्थानीय लोगों के हाथ में है। तो ये तो ऐसी किसी भी जगह के लिए एकदम सही समाधान लगता है जो पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील हो। क्या किसी और ने इसकी मांग की है? हाँ, और यहीं पर हमारी कहानी सोनम वांगचुक से जुड़ती है। 3 इडियट्स वाले। हाँ, जिन्हें कई लोग फिल्म के किरदार फुनसुक वांगडू की प्रेरणा के तौर पर जानते हैं। स्रोत बताते हैं कि वो पिछले कई सालों से लद्दाख के लिए इसी अनुसूची 6 का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। लद्दाख के लिए क्यों? क्योंकि लद्दाख की स्थिति भी पूर्वोत्तर के उन राज्यों जैसी ही है।
वो एक ठंडा रेगिस्तान है, वहां के ग्लेशियर करोड़ों लोगों के लिए पानी का स्रोत है। और खनिज संपदा से भी भरपूर है। बिल्कुल। वांगचुक और अन्य स्थानीय नेताओं का तर्क था कि अगर लद्दाख को अनुसूची 6 का संरक्षण नहीं मिला तो अनियंत्रित औद्योगिकरण और खनन से वहां के ग्लेशियर तेजी से पिघल जाएंगे, पर्यावरण नष्ट हो जाएगा और स्थानीय संस्कृति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। उन्होंने धनबाद और झरिया का उदाहरण दिया, जहां कोयला खनन के बाद बड़ी कंपनियां तो अपना पैसा कमाकर चली गईं, लेकिन वहां के स्थानीय लोग आज भी जहरीले धुएं और जमीन के नीचे सुलगती आग के बीच जीने को मजबूर हैं। वो लद्दाख को दूसरा धनबाद बनने से बचाना चाहते थे। एक बहुत ही जायज मांग लगती है। तो फिर हुआ क्या? सरकार का इस पे क्या रुख रहा? रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार ने शुरू में उनकी मांग को नजरअंदाज किया। कुछ तर्क दिए गए कि लद्दाख जैसे सीमावर्ती क्षेत्र के लिए ये ठीक नहीं होगा या इससे विकास में बाधा आएगी। जब सोनम वांगचुक ने अपनी मांगों पर जोर देने के लिए अनशन जैसे शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन तेज किए तो स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई। कैसे? उन पर और उनके साथियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून मतलब NSA लगाने की बात सामने आई। NSA? ये तो आतंकवादियों पर लगता है। जी, ये वही कानून है जो देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करने वालों पर लगाया जाता है। उन्हें देशद्रोही तक कहा गया और नजर बंद कर दिया गया। एक पर्यावरण कार्यकर्ता पर जो अपने क्षेत्र के ग्लेशियरों को बचाने की मांग कर रहा है, उस पर NSA, ये तो बहुत ही बड़ी और गंभीर एस्केलेशन है। हाँ, और स्रोत इस घटना को अरावली के मुद्दे से सीधे जोड़ते हैं। ये दो अलग अलग कहानियां एक ही सच बताती हैं। अरावली में स्थानीय नियंत्रण नहीं है, इसलिए उसे काटने का विधेयक आसानी से पास हो जाता है। और लद्दाख में? लद्दाख में स्थानीय नियंत्रण की मांग की जा रही थी, तो मांग करने वाले को ही देश का दुश्मन बता दिया गया। दोनों ही मामलों में नतीजा पर्यावरण और स्थानीय लोगों के लिए विनाशकारी हो सकता है। ये अजीब है ना? हमारे स्रोत बताते हैं कि वांगचुक लद्दाख के लोगों के भविष्य के लिए लड़ रहे थे, लेकिन जब उन पर इतनी सख्ती हुई तो कोई बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा नहीं हुआ। ये उस भीड़ तंत्र वाली बात की याद दिलाता है जिसका जिक्र इन लेखों में है। बिल्कुल। भीड़ तंत्र का मतलब है कि लोग चाहते हैं कि कोई उनके लिए लड़े, उनके लड़ाई का हीरो बने, लेकिन जब वो हीरो मुसीबत में पड़ता है तो भीड़ अक्सर खामोश हो जाती है या पीछे हट जाती है। ये कड़वी सच्चाई है कि पर्यावरण की लड़ाई अक्सर बहुत अकेली होती है। तो आज की हमारी पड़ताल ने अरावली को सिर्फ एक पहाड़ के रूप में नहीं, बल्कि उत्तर भारत के लिए एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कवच के रूप में दिखाया। सही कहा। हमने ये भी समझा कि उसे काटने का फैसला कैसे दिल्ली को बालू का कटोरा बनाने से लेकर उत्तराखंड में बाढ़ लाने और हिमालय के ग्लेशियरों को पिघलाने तक का एक दुष्चक्र शुरू कर सकता है। और हमने इस विशुद्ध पर्यावरणीय मुद्दे को अनुसूची 6 जैसे एक शक्तिशाली संवैधानिक अधिकार से जोड़ा। स्रोत सोनम वांगचुक के मामले को एक चेतावनी के तौर पर पेश करते हैं। ये दिखाते हैं कि जब स्थानीय समुदाय अपने पर्यावरण को बचाने के लिए आवाज उठाते हैं और उस आवाज को दबा दिया जाता है तो उसके परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं। हाँ, उस व्यक्ति के लिए भी जो आवाज उठा रहा है और उस पूरे क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी। अंत में स्रोत हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। जब अरावली में लिया गया एक फैसला सैकड़ों मील दूर बिहार में बाढ़ ला सकता है, और जब लद्दाख के ग्लेशियरों का पिघलना करोड़ों लोगों के पीने के पानी को प्रभावित कर सकता है, तो अपने इस साझा पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी कहां से शुरू होती है और कहां खत्म? क्या ये सिर्फ उस जगह के लोगों की लड़ाई है या हम सबकी जो उस पर्यावरण पर निर्भर है, चाहे हम कहीं भी रहते हों?